तो चलो अभी जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग पूरा देखेंगे किस तरीके से हम एटॉमिक मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, या फिर हो गया हमारा ग्राम एटम्स को, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं किसी के लिए भी। ये सारी चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक मोल की, तो एक मोल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक मोल क्या होता है? एक मोल बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बता रहा है। मोल क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। और देखो, किसी भी चीज़ को बताने के लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया कार्बन 12 को। तो ये कहा गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, यानी कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप, ये कार्बन 12, इसके 12 ग्राम में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो ये हमारा एक मोल होगा। कार्बन 12 के 12 ग्राम में, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इसमें जितने एटम प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा? वो बताएगा एक मोल को। वो बताएगा एक मोल को। तो चलो, अब क्या हुआ कि जो एक एटम का कार्बन के एक एटम का जब मास निकाला गया, कार्बन के जब एक एटम का मास निकाला गया, तो वो निकाला गया स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। वो निकाला गया स्पेक्ट्रोमीटर से, यानी वो हमारा था, एक तरीके से समझो, लेबोरेटरी टेक्निक है जिसकी मदद से हम मास निकालते हैं। तो हमने एक एटम कार्बन का जब मास निकाला, तो उसकी वैल्यू कुछ इतनी आई, 1.99 टू 10⁻²4 ग्राम। इसके लगभग इसकी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई? 10⁻23 आया, सॉरी, और 23 ग्राम आया। इसकी वैल्यू स्पेक्ट्रोमीटर से आई 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब क्या हुआ, ये बोला गया कि एक एटम की अगर जो वेट है वो इतना, अगर एक एटम का मास अगर इतना होगा, तो अगर हम कार्बन 12 का मास निकालना चाहें, यानी 12 ग्राम में कितना होगा, तो कैसे निकलेगा? यानी 12 / -23। जब इसको सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू आई कुछ 6.022 इंटू 10⁻23 आई, 10⁻23। और इसी को हमने क्या नाम दिया? एक मोल। ये किसके बराबर हो गया? एक मोल के। तो इसी, और इस नंबर को हमने क्या बोला? एवोगाद्रो नंबर। इसको हमने बोला एवोगाद्रोस नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो अब हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं ना कि एक मोल में इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल या इतनी एंटिटी प्रेजेंट है। एक मोल में इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतनी एंटिटी प्रेजेंट होगी, चाहे वो कोई भी एटम हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अब चलो, अब हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए, कुछ फॉर्मूले जिनकी मदद से हम लोग मोल को निकाल सकें। मोल को, कोई लिख रहा है इसको? मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम मोल की बात करें तो मोल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एन से। मोल को रिप्रेजेंट करें हम लोग स्मॉल एन से। तो मोल निकालने के कुछ फॉर्मूले देख लो। मोल निकालने का सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पहला फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर एटॉमिक मास भी ले सकते हो। अगर तुम एटम की बात करो तो, मॉलिक्यूल की बात करो तो मॉलिक्यूलर मास ले लो। जैसे मान लो मैंने बोला कि 6 ग्राम कार्बन है, कार्बन 12 है, कितना मोल होगा? तो अगर हमें इसका मोल निकालना है तो मोल हो जाएगा गिवन मास इज 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 12, यानी 0.5 मोल। 0.5 मोल। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। यानी अगर ये दिया हो कि किसी भी पर्टिकुलर एंटाइटी के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या फिर इतने एटम प्रेजेंट है, तो उसमें हम मोल कैसे निकालें? तो उस केस में हम मोल निकालेंगे गिवन नंबर अपॉन एवोगाद्रो नंबर से। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन नंबर अपॉन एवोगाद्रो नंबर से। मान लो ऐसे दिया हुआ है कि 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या एटम प्रेजेंट है किसी एलिमेंट हमारे एक्स के, नहीं 23, इतने एटम्स प्रेजेंट है, इतने एटम्स प्रेजेंट हैं किसी एलिमेंट एक्स के, तो इसका मोल बताइए। अगर इसका मोल पूछेगा तो यहाँ पे रख दो, गिवन कितना हो जाएगा अपॉन
6.022 इंटू 10⁻23। जितने लोग को भी 10 का पावर सॉल्व करने में दिक्कत होता है उनके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पहले तो इस हिस्से को अलग कर लो, देखो 10 पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। इस वाले हिस्से को अलग कर लो, 3.011 हो गया अपॉन 6.022, इसको अलग कर लो। इनटू लिखो 10, देखो दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के बेसिस सेम। अब ध्यान से देखो, ऊपर 23 है, तुमने 23 लिख दिया। नीचे वाला पावर जब भी ऊपर जाएगा, नीचे वाला पावर जब भी ऊपर जाएगा तो वो अपोजिट साइन के साथ जाएगा, मतलब नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसको बेस छोड़ दो, 23 है, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा -23 होगा, ये दोनों कट जाएगा। चलो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो 10 के पावर वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। मैं कोशिश करूंगा कभी और 10 के पावर वाले क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि वो बहुत लोग का दिक्कत है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है 10 पावर कैसे होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को इसको सॉल्व करने पे ही होने लगेंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं सिर्फ 10 के पावर वाले ही करा दूंगा कि भाई इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा। देखो जैसे मान लो मैंने एक मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखो, जनरल क्वेश्चन है, कोई इसमें का रिलेटेड नहीं है, 10 के पावर से रिलेटेड है, सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। चलो देख लो तो मैंने क्या बताया था, तुम लोग पहले क्या करो, जितने भी 10 के पावर वाले उनको क्या करो, सर्कल कर लो, जितने भी 10 के पावर वाले हैं सबको तुम सर्कल कर लो। तो ये 4 हैं। अब क्या करो, बाकी सबको एक तरफ करो। तो 16.626 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 2.2 इंटू 1.1, ये हो गया एक तरफ, इंटू 10 टू द पावर, अब देखो कुछ नहीं, -31, अच्छा चलो अभी देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं, ये -31 हो गया, ये क्या आएगा +27, ये -16 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +16, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। अब देखो 10 टू दी पावर वाला हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो -31 + 27 -4 आएगा, -4 + 16 12, 12 - 2 10, 10 आ रहा है ये तो 10 हो गया, पर अभी जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो, यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकता है वैल्यू। इसको सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो, देखो वैल्यू क्या आ रही है इसकी। हाँ, इसको आंसर, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 3.331 इंटू 10⁻6 10 पॉटन, ये आंसर आ रहा है सबका, सबका आ गया ना। ये अब डिवीजन पे थोड़ा सा और काम करो, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये गलत आया है, ये 10 का पावर सही आ गया, तो इसमें थोड़ा सा और मतलब कैलकुलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करो। पहले 10 का पावर ये वाला सीखना जरूरी है, इसी में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। इसको तुम लोग कोशिश करो कि डिवीजन अपना थोड़ा अच्छा करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर दो,
कोशिश करो आएगा। अब इसको एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा ना, तब मतलब ये चीज तो फिर बहुत बेसिक हो गया ना, कि मतलब मल्टीप्लीकेशन है। 10 का पावर वाला थोड़ा इशू होता है, वो सही होना चाहिए पहले। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू ऐसी आ रही है। मान लो कहीं पर वैल्यू ऐसी आ गई, तुमने सॉल्व किया, कंप्लीटली तुमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने में वैल्यू आई, मान लो ऐसी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसको फटाक से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो सब लोग। साइंटिफिक नोटेशन मतलब होता है कि डेसिमल जो होगा एक प्लेस के बाद लगेगा। ए चलो, तो इसको इसको करना बड़ा आसान है, देखो 1 2 3, देखो कैसे करना है, ये भी सीख लो। ये 1 2 1 2 3, 3 से शिफ्ट कर रहा है, तो 1.556 इंटू 10 टू द पावर 13। देखो ध्यान से देखना पहले मेरी बात, यहां पर चूंकि ये वैल्यू बड़ी है, अगर इसको देखो क्या है, 1556, 1556 है, तो इसको क्या करो 1.556, यानी कि बड़े वैल्यू को छोटा करो तो पावर देखो बढ़ गया तुरंत ही, पावर बढ़ गया है। इस बात का ध्यान दो। अभी यही अगर वैल्यू ऐसे लिखी होती, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, अब बताओ ये क्या होगा। न- जितने भी नीट वाले बच्चे पहले इसको करें, नीट वाले बच्चे इसको अपनी कॉपी में करें, मुझको दिखाएं, जल्दी करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेरा तरीका देखो जो तुम लोग को ज्यादा आसान लगेगा। देखो क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसको छोटा करना है, तो देखो पहले डेसिमल 1 2 3, यानी 3 प्लेस इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1.661 इंटू 10 टू द पावर 3, लिख सकते हो जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर -10 पहले से दिया हुआ है। ऐसे सॉल्व करो, ये देखो ज्यादा आसान पड़ गया तुम्हारे पास, दो फिर से 10 वाली वैल्यू आ गई। अब इस केस में क्या आंसर आएगा, इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो 1.661 इंटू 10 टू द पावर -7। इस तरीके से आया समझ में, तुम लोग के सर पे प्रेशर नहीं पड़ा और काम आसानी से हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन कर दो जरा सा तो। चलो इसको सॉल्व करो।
अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर देखो, यहां पर चीज थोड़ा सा अलग हो गया। यहां पर मैंने तुमको एक बहुत ही छोटा सा नंबर दे दिया, अब बहुत ही मैंने छोटा सा नंबर दे दिया। अब देखो इसमें तुमको राइट इस तरफ शिफ्ट करा रहे हो, इस तरफ शिफ्ट करा रहे हो, इसमें लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट करा रहे थे, इसमें लेफ्ट शिफ्ट करा था, इसमें राइट शिफ्ट हो रहा है। अब देखो ध्यान से कितना शिफ्ट होगा, यहां पर है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.976 इंटू 10⁻³ -3। क्योंकि अगर ध्यान से देखो ये कैसे हुआ है, तो इसको तुम लिख सकते हो 1.976 डिवाइडेड बाई 1000। जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुमको यही क्वांटिटी मिलेगी ना। ये देखो ये नीचे कर रही है बाबू, देख लो इधर, ध्यान दो इधर, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी मिलेगी। इसको हमने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद क्या आया, इंटू 10⁻11, ये हमारा आया ना। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा, ये 1.976 इंटू 10⁻14, ये हमारा आंसर आएगा। सबका आ गया ना। हाँ, और दूसरा सवाल, एक दो और, एक दो और सवाल देख लो। चलो इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। चलो अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर शिफ्ट फिर से कराना है, 1 2 3 प्लेस, तो क्या हो जाएगा 6.01 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻17। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 10⁻14। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अब दिक्कत में भी नहीं होने वाली है, अब नहीं होगी ना, सॉल्व हो जाएगा सबको। अब रहेगा कैसा भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग को बस जरूरत क्या थी, इसको प्रैक्टिस करने की, इसीलिए मैंने सारे तुम लोग को कंडीशंस दिखा दिए, भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, अभी और भी कंडीशन हो सकते हैं, मेरे दिमाग में भी ना आ रहे हो, पर मैंने अपनी तरफ से ज्यादा कंडीशन दिखा दी तुम लोग को। तुम लोग जाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सिर्फ क्वेश्चन के कहीं कोई जैसे सॉल्व क्वेश्चन होगा ना, उसका सॉल्यूशन निकालना सीधे, और सॉल्यूशन बस सॉल्व करना, उससे कैलकुलेशन तेज होता है। सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन वाला पार्ट लो, कैलकुलेशन पार्ट लो, उसको बस कैलकुलेट करो, इससे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ सकती है तुम लोग की। मान लो कई बार जो है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो सीधे उठा लो वहां से और मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। 2 3 दिन प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन की स्पीड 1.1 टाइम तो बढ़ ही जाएगी। तो 1/1 टाइम होगा तो भी ठीक है, खुशी की बात रहेगी। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अच्छा ठीक है, ये वाला, इसको अगला टॉपिक, रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखो बाबू, अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास समझो, सिंपली ऐसे समझो कि कार्बन 12 का एक एटम है, उससे कितना भारी है वो। कार्बन 12 का एक एटम है, उसके तुलना में वो कितना भारी है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो अगर हम ध्यान से देखें और अगर हम 1/12 पार्ट, अगर हम कार्बन एटम के 1/12 पार्ट का अगर हम मास निकाल लें तो उससे हम तुलना उसकी कर सकते हैं। सिंपली समझो कि 1/12 जो कार्बन एटम का मास है कार्बन 12 का, इससे वो कितना भारी है, यही रिलेटिव है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है ना, किसी के रिलेट में करके, जैसे कंपैरिजन नहीं करते हैं, ये इससे बड़ा है, ये इससे मोटा है, इस रिलेट करके। तो हमको क्या करना है, कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन 12 का जो मास आएगा उससे वो कितना भारी है, विद रिस्पेक्ट टू वो उससे कितना भारी है, यही है रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है ना, मतलब कार्बन 12 के 1/12 मास से वो कितना भारी है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो बाबू एक एटम की मास कितनी निकाली थी हमने कार्बन 12 के, और इसको किससे डिवाइड करोगे, 12 से। जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ग्राम, ये आएगा वैल्यू। और ये जो वैल्यू होती है ये 1 U होता है, एक यूनिफाइड मास या फिर एक AMU। यही वैल्यू है तुम्हारी बाबू, ये बराबर होगा एक AMU या फिर एक यूनिफाइड मास, एक AMU या फिर एक यूनिफाइड मास। ठीक है, तो -24 है तो, अरे तो 1.67 है तो क्या होगा, 1.666 है, उसको हमने 1.67 कर दिया। गजब हाल है बाबू। 1.9924 कार्बन 12 के एक एटम का मास है जो स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया है। यही बात मैंने पहले तुम लोग को बताई है, सबको पता है ना, उसके एक एटम का। देखो ये बात समझ में आना क्या है, अब ध्यान से देखो, एक एक और बात समझो, जो मास है किसी भी एटम का वो क्या है, उसके न्यूक्लियस से आ रहा है। मास कहां से आ रहा है, उसके न्यूक्लियस से आ रहा है। न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और दोनों का जो ये मास होता है लगभग बराबर होता है। तो ही मानते दोनों का मास बराबर है, क्योंकि लगभग बराबर ही होता है। तो यहां से ये देखो, जो हमको एक AMU मिल रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल का मास हुआ। एक AMU क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल का मास हुआ। मास समझो ना, दो पार्टिकल है उसमें, उस एक पार्टिकल का मास क्या है, AMU है। समझे, अब यहां समझ में आ रहा है ना, एक पार्टिकल का मास क्या है, AMU है। और वो किसकी वैल्यू बराबर आती है, इतनी वैल्यू बराबर आती है। तो एक AMU, जितना भी AMU रहेगा उससे तुम उसके पार्टिकल को कैलकुलेट मार सकते हो, एक तरीके से समझो तो उसके पार्टिकल को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, सबको कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब ये क्या है, AMU में दिया है तो एटॉमिक मास हो गया, ग्राम में देगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा AMU में दिया है तो ये क्या है, मान लो एक AMU, जैसे मान लो हम जो है किसका मास लें, ऑक्सीजन का लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 16 का अगर हम मास लें तो इसका मास क्या आएगा, 16 AMU। 16 AMU किसका, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। और अगर हम उसके एक मोल का मास लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 16 ग्राम, 16 ग्राम आएगा, ठीक है। और यूनिट क्योंकि मोल लिया हमने तो 16 ग्राम पर मोल। और अगर मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, 16 ग्राम, 16 ग्राम। समझ गए ना, मॉलिक्यूलर नहीं एटॉमिक होगा क्योंकि ऑक्सीजन एटॉम है ना, तो एटॉमिक मास होगा। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना, अगर AMU में दिया तो एक एटम की बात हो रही है, अगर ग्राम पर मोल में दिया तो एक मोल की बात हो रही है। एक एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जैसे तुम बताओ अपने हिसाब से किस मॉलिक्यूल की बताओ, मतलब कुछ ऐसा बीच का मॉलिक्यूल लो जो थोड़ा ज्यादा टफ भी ना पड़े, ज्यादा आसान भी ना पड़े। H2 बहुत आसान पड़ जाएगा, बताओ। H2SO4 का बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड, किसका बताओ बताओ, चलो सारे बता दो जितने बोले हो। सबसे बढ़िया H2SO4 है। इसके बाद बता दूंगा CaCO3 का। इसके बाद और किसका बताना था, इसके बाद C2H5OH का। चलो भाई, H2SO4 ध्यान से देखो, इसका भी हम निकालेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, ये एटम नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूल बना किससे है, एटम से। मॉलिक्यूल बना किससे है,
एटम से। अब ध्यान देखो, H2, इसकी पहले एटॉमिसिटी निकालो। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4, एक 5, 6, 7। एटॉमिसिटी क्या है? 7 है। ये बात क्लियर है ना? अब देखो, 2 टाइम्स मास ऑफ एक हाइड्रोजन, ये होता है प्लस। पहले भी, इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे, फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। तो भैया 2 इंटू 1 हो गया, प्लस सल्फर का कितना, इंटू 1, प्लस 4 इंटू 16। अब ध्यान से देखो, तुमने सही किया है कि नहीं किया है। तुम ये जोड़ लो, 4, एक 5, 2, 7, एटॉमिसिटी के बराबर आ रहा है, तो मतलब तुम सही चल रहे हो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आएगा? 98। चूंकि हमने अभी यहाँ पे एटम्स की बात की थी, तो ये क्या होगा? 98 AMU। 98 AMU होगा। और 98 AMU का मतलब क्या होता है? 98 AMU का मतलब होता है 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ गया ना? 98 AMU का मतलब ये होता है। AMU, ऐसे AMU में तुमको इसको छुपाया गया है, इस वैल्यू को छुपा दिया गया, हमने AMU बोल दिया है। समझ गया ना? पर होगा ग्राम में, तो ये पूरा ग्राम में आएगा। इसका, ये किसका मास है? मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का मास ये है। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का मास ये है। समझ गए ना? एक मॉलिक्यूल का मास ये है। अब हमको क्या निकालना था? पूरा मोलर मास, एक मोल। अगर हम मोलर मास इसका निकालेंगे तो वो हमें क्या आएगा? सेम वैल्यू, सेम रहेगी, 98 ग्राम पर मोल। और अगर इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, तो वो क्या आएगा? 98 ग्राम। हाँ, क्या बोलो? इन दोनों का भी बताना था ना मुझको, इनका ही बताना था ना? छोड़ दूं? हाँ, इसका देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा कैल्शियम का? 100 हो जाएगा। अब तो पहला 100 AMU, 100 AMU हो गया, या फिर 100 ग्राम पर मोल, या फिर 100 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? 46 AMU, 46 ग्राम, 46 ग्राम पर मोल। अब ध्यान से एक बात और मेरी समझ लो, यहीं पर कई जगह लिखता है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जब भी लिखा हो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसको कैसे समझना है? जब भी लिखा हो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम क्या है? देखो, अगर कभी लिखा हुआ है ऐसे, देखो कि 1 ग्राम एटम, जब भी लिखा है 1 ग्राम एटम,
तो जहां पर भी 1 ग्राम एटम आएगा ये किसको बताएगा, ये बताएगा भैया 1 मोल को। इसका मतलब 1 मोल है, अगर पार्टिकल है तो वो Na के बराबर है, ये समझना। अगर ये लिखा हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये किसको बताएगा, ये भी 1 मोल को ही बताएगा। यहां पर भी टोटल Na मॉलिक्यूल होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखो, अब इसमें एक और दिक्कत होती है तोड़ने पे। जैसे मान लो तोड़ो और तुमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। चलो इस बात को देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 है। तो इसमें तुम एक बात समझो, इसमें अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं तो क्या बताओगे, कितने होंगे? हाँ, 4 है, नहीं मतलब इस बात का ध्यान देना। 1 मोल H2SO4 है, मतलब ओवरऑल ये क्या है, 1 मोल है। H2SO4 एज अ होल 1 मोल है। लेकिन अगर इसके एक मॉलिक्यूल की बात कर लो, एक मॉलिक्यूल की अगर बात करो, तो वो बाबू 2H है उसमें, एक S है उसमें, और 4 O है उसमें। मतलब जो कुल मिला के 1 मोल है, उसमें एक मॉलिक्यूल है, उसमें 4 तो ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। जब एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, तो 1 मोल में कितने होंगे, 4 मोल होंगे। तो इसमें 4 Na आएगा, इसमें तुम्हारा 1, इसमें Na के बराबर आएगा, इसमें 2 Na के बराबर आएगा। तो ऐसे हम मॉलिक्यूल, ऐसे हम एटम्स निकालते हैं, ऐसे हम एटम्स निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग उसमें वो कर लेना। अब इसी में और क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉन निकालो। इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले देखो, मान लो हमको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि 18 ग्राम H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मान लो बोल दिया 18 ग्राम H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखो, Na नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, पहले तुमको इस पे फोकस करना। एक, मैंने बोला बाबू कि 18 ग्राम H2O है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको पहले देखो, तुमको इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले तुमको इसका मोल निकालना है। पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट द मोल। तो इसका अगर मोल निकालोगे तो मोल सिंपल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1 आएगा। 1 मोल है, चलो 1 मोल वाली बात हो गई। अब तुमको H2O 18 ग्राम है, उससे में से तुमको एक मॉलिक्यूल उठाना है और उसमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 2H और 1O से बना हुआ है। H का एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल 2 वैसे प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। यहां से भैया 2 इलेक्ट्रॉन आए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने इलेक्ट्रॉन, 8, कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम, सॉरी एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 1 मोल कितना देगा, 10 Na के बराबर। तो 10 Na के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई ना सबको, नहीं आई तो बताओ। आगे आगे सबको क्लियर है। किसी को दिक्कत हो भाई दूसरे का मुंह मत देखे, हमसे पूछे सीधे। क्वेश्चन मैंने बोला था 18 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन तब कर दो तो। 20 ग्राम है ये H2O, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी कर दो। 1 मिनट रुक जाओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालो। दोनों फाइंड आउट करो, दोनों क्या होगा। कंप्लीट, टोटल निकालो।
तो अब इस सवाल में देखो क्या है। इस सवाल में तुम लोग को सबसे पहले जो चीज कंफ्यूज कर रही होगी वो ये लिखा होगा कि भैया ये H2O पे 18 क्या लिखे सर। तो 18 इसका बेसिकली क्या है, आइसोटोप है, ऑक्सीजन 18। तो यहां से तुमको मैंने हिंट दिया था कि तुम लोग टोटल इसका मास निकालो। तो अब इसका जो मास आएगा टोटल 18 2 20 आएगा। तो पहले मोल निकालोगे तो मोल क्या आएगा इसका, मोल निकालोगे, मोल आएगा गिवन मास इज 20। बात मत करो, गिवन मास इज 20 और मॉलिक्यूलर मास इज 20, 20 हो जाएगा। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, यानी 1 मोल प्रेजेंट है। अब सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन है, फिर से ऐसे लिखो, 1 ऑक्सीजन है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या आएगा, 10 इंटू Na, 10 Na हो गया। अब आ जाओ, अब आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो देखो भैया, हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 18 माइनस 8 बराबर 10। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 10 इंटू Na। ये आंसर कितने लोग का आया था, ये किसी का आंसर नहीं आया था, सब लोग 12 24 25 पता नहीं कहां से ला रहे थे। तो इस तरीके से आराम से देखो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, हड़बड़ी मत करो। जब मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो। हर एक क्वेश्चन पे प्रॉपर समय दो, तभी उस क्वेश्चन को आसान मत समझो। हर एक क्वेश्चन इसीलिए है कि वो तुमको चैलेंज कर सके। क्वेश्चन आसान समझ के पहले स्किप मत करो, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी फंसा सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हैं, देख लो। पहला ये आइसोटोप वाला कॉन्सेप्ट लग गया, अगर आइसोटोप नहीं जानोगे तो पहले ही गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, भी इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया। नॉर्मल करते तो देखो न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन रहता तो भी आंसर बदल जाता, न्यूट्रॉन के साथ आंसर बदल गया। तो ये सब जो है ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लो। देख लो, अब नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और फॉर्मूला जो हम लोग से ऊपर छूट गया, वो क्या था, वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल बाबू तुम्हारा जो निकलेगा वो निकलेगा गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम, अगर गिवन वॉल्यूम इन लीटर है, अगर लीटर में वॉल्यूम है तो 22.4। और ये कब होगा, एसटीपी पे, ये होगा एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एसटीपी क्या होता है, जो सी लेवल पे हमें मिल रहा है, सी लेवल पे जो हमें टेम्परेचर और प्रेशर मिल रहा है, दैट इज एसटीपी। तो वो हो गया। और अगर यही हमारा उसमें दिया हो, क्या बोलते हैं, मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा 22400 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर है, ये एसटीपी पे हो गया। और अगर ये एनटीपी पे बोल दे, अगर ये एनटीपी पे बोल देगा तो ये हो जाएगा एट एनटीपी, ये हमारा एनटीपी पे हो गया। तो ये दोनों चीज है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। अब देखो ध्यान से, कई बार क्या हो सकता है, फॉर्मूला इंटरचेंज इंटरचेंज करके तुम लोग को दे दे, फॉर्मूला इंटरचेंज इंटरचेंज करके तुम लोग को दे दे, तुम लोग को सॉल्व करना रहे। तो इसको तुम कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से। पहला जो मोल का फॉर्मूला हो गया, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया। तो इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन एक समय पे उठा लो, उससे सॉल्व कर दो। कोई भी 2 इक्वेशन एक समय पे उठा लो, इसके साथ इसको ले सकते हो, इसके साथ इसको ले सकते हो, जो भी हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड हो उस हिसाब से तुम इक्वेशन उठा लो। मान लो दिया हुआ है कि कोई एक गैस है जो इतने इतने लीटर प्रेजेंट है, तो कितना ग्राम होगा, तो ये और ये उठा लोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। मान लो दिया कोई एक गैस है, उसके इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है,
उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये और ये उठा लोगे तो भी काम हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से तुम जो सिचुएशन की डिमांड हो उस हिसाब से इसमें से फॉर्मूले दो पिक कर लो और वो से हम आंसर में मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? बड़ा समझा, मैंने बोला वो मान लो कि कोई वो ले लो, कोई गैस ले लो, मान लो कोई गैस है O2, मान लो O2 गैस है हमारा, O2 एक गैस है और O2 का बोला है कि मान लो 12.044 इंटू 10⁻23 इतने एटम इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर बोला हुआ है कि इसके इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये बताओ एसटीपी पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, एसटीपी पे इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कैसे लिखोगे, इसको तुम यहां पुट करो, यहां इसकी वैल्यू पुट करो, यहां इसकी वैल्यू तुमको पता है, इसकी वैल्यू तुमको पता है, इसकी वैल्यू निकाल लो। हाँ मतलब जो भी आंसर है तो तुम आंसर वहां से निकाल ही लोगे। तो ये दोनों फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, तुमको आंसर तुरंत मिल जाएगा। इस हाँ इसी तरीके से मान लो ये दिया होता कि इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जो है इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जो है इसका मॉलिक्यूलर मास ये है तो इसका वेट क्या होगा, तो ये दोनों मिला देते, कितना कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वो यहाँ से W निकल जाता हमारा। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना सबको? चलो। चलो जो अगला क्वेश्चन जो अगला मतलब टॉपिक है वो है तुम्हारा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच का रिलेशन। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच का रिलेशन, तो देखो सबसे पहले तुम देखो वेपर डेंसिटी को। तो वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी क्या अगर समझाया जाए तो वेपर डेंसिटी फिर से रिलेटिव है, यानी रेशियो है ये भी समझो। ये क्या बताता है कि कोई गैस, कोई जो गैस है वो क्या है, वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या है, यानी हाइड्रोजन से वो कितना भारी है कितना हल्का है, डेंसिटी। हाँ यानी डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है उसका वेपर डेंसिटी, वो होता है उसका वेपर डेंसिटी। चलो अब अगर वेपर डेंसिटी तुम देख लो ऐसे ध्यान से, तो वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन यानी H2, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये वेपर डेंसिटी का वो हो गया फॉर्मूला। अब देख लो, अब हमें जो रिलेशन चाहिए था वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में, तो एक बात जान लेना कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी के। बस ये दो चीज लिख लो। चलो जरा एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन in 2.08 gram of BaCl2 in 2.08 gram of BaCl2 in 2.08 gram of BaCl2 बस फाइंड कर लो 137 बी ए, हाँ बी ए, बेरियम, बेरियम 137, 137। तो अब ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन निकालना है 2.08 ग्राम में, और क्या है मॉलिक्यूल, क्या हमारा BaCl2 है, हमारा मॉलिक्यूल क्या है BaCl2 है। तो ध्यान से यहीं पर तुम लोग को समझ लेना चाहिए था कि एक अगर मॉलिक्यूल BaCl2 है तो उसमें दो एटम किसके हैं, Cl के हैं। ये बात मैं ऊपर बता दिया, दो एटम है Cl के यहाँ पर। अब तुमको मोल निकालना है। मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास, गिवन मास कितना है 2.08 है, गिवन मास 2.08 है ना, अपॉन इसका मास निकालो BaCl2 का, Ba का मास 137, Cl का मास 35.5 इंटू 2, इसको जोड़ोगे आएगा 208, इसको यहां पुट करो, 10⁻² आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा ना। तो अब ध्यान से देखो, 10⁻² मोल किसके हैं, इसके हैं, 10⁻² मोल इसके हैं। पर ये क्या पूछा, एटम ऑफ ये, तो एक मोल में दो एटम, इतने मोल में एटम 2 इंटू, इतने एटम होंगे ना, नहीं इसमें, इसमें एन भी लिख दो, इनमें एन कर दो, एन, एन मत छोड़ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बता दूं कहाँ से, देखो जैसे इसका मास निकाल लिया ना, मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ऊपर यहाँ पर देख लो, अगर ये एक मॉलिक्यूल होता तो उसमें दो Cl होता, दो Cl के दो एटम होते, तो भैया इतने ग्राम में, इतने ग्राम में कितने होंगे, तो उतने ग्राम में पहले मोल निकालो, मोल ऐसे निकाल लेंगे, इतने आ गया, मतलब इतना, इतना इंटू एन, अगर हम एटम देखें, नंबर देखें तो क्या होगा, 10⁻² एन आएगा। इतना क्या प्रेजेंट है, इतना ये प्रेजेंट है BaCl2, और एक में दो प्रेजेंट है, तो इतने में इतना इंटू दो प्रेजेंट होगा, तो दो इंटू इतना, हमारा निकल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन लिख लो। वेट ऑफ 1 लीटर गैस, अगला क्वेश्चन लिख लो, वेट, नहीं वो मुझको वेट करने को बोल रही, तो एक मिनट रुक जाओ, लिख लेने दो उसको। चलो, तो क्वेश्चन लिख लो, वेट ऑफ 1 लीटर गैस, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 2 ग्राम, 1 लीटर ऑफ गैस इज 2 ग्राम, फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। और यहां पे गिवन भी एक चीज है, डेंसिटी ऑफ H2 दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ H2, जो डेंसिटी ऑफ H2 है वो बराबर है तुम्हारा इसके बराबर। चलो अब ध्यान से देखो, अगर तुम लोग यहां पर देखोगे इस क्वेश्चन में,
तो तुमको क्या दिया हुआ है, तुमको वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। गैस का क्या दिया है, वेट दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो अगर तुम डेंसिटी निकालना चाहो गैस का, अगर तुम गैस की डेंसिटी निकालना चाहो तो वो क्या आएगा, उसका गिवन मास कितना है 2, और वॉल्यूम क्या है यानी 1000 ml। तो ये हो जाएगी इसकी डेंसिटी। गैस की कितनी आएगी, ये सब की आ रही है, 0.002 आ रहा है। ये इसकी डेंसिटी आ गई। अब देखो, अब तुमको निकालना वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 22.4। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर 22.4। तो मैं वेपर डेंसिटी मिल गई, मिल गया ना। अब हमें क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर मास। वो क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हमारा आंसर है। डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकला है, उसका मास दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका डेंसिटी निकल गया। इसका डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी निकाल लिया। ठीक है, हो गया ना। ये भी आसान तरीका था, आसानी से हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन लिखो, 11 ग्राम्स ऑफ अ गैस। पहले क्वेश्चन लिख लो, 11 grams of a gas, 11 grams of a gas occupies 5.6 liters, 11 grams of gas occupies 5.6 liters of volume at STP। 11 gram of a gas occupies 5.6 liters of volume at STP। The gas is, या फिर नहीं, find the atomicity, एटॉमिसिटी। नहीं नहीं, एटॉमिसिटी छोड़ दो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुम लोग को। मैं द गैस इज, तुमको गैस का नाम बताना है, गैस कौन सा। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तुम बस गैस का नाम बताओ। ये 4 ऑप्शन है, चलो बताओ। चलो अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर तुम लोग ए अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 11 ग्राम कितना है 5.6 लीटर। 11 ग्राम क्या है 5.6 लीटर। तो अगर ध्यान से देखो तो 11/5.6 कितना होगा, 1 लीटर, 1 लीटर होगा। अब देखो, अब अगर यहां से तुम देखो तो 1 मोल निकालो इसका पूरा, क्योंकि अगर तुम 1 मोल निकालोगे, 1 मोल में तुमको पता चल जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है। तो 1 मोल का मास निकालो, क्या होगा 1 मोल में कितना लीटर, यही होगा ना। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है 4, यानी 44। तो 44 आंसर आना चाहिए, यानी जो भी यहाँ पे मास आएगा इन चारों में से जिसका 44, वही हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो देखो किसका, NO का मास 44 नहीं, N2O4 का मास नहीं, CO का मास, इसका 44 मास इसका आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। चलो इसके आगे क्लास फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है ना।